सभी को आवाज आ रही है भाई? गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो भाई शुरू करते हैं। माही बाबू प्रणाम। अरे कल यार मेरी खुद की अपनी स्टैटिक जी की क्लास छूट गई साला इंटरनेट की वजह से। चलो भाई, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। चलो भाई, ओ माही बाबू इतना स्पैम नहीं किया करते, ठीक है? चलो सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। और कल तुम्हारा टेस्ट हुआ था, तो 12 क्वेश्चंस दिए थे और लगभग वही थे जो हमने पढ़ा था। तो एक बार तो चेक करना ही था कि तुम लोग पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो, या बस मुंडियां ही हिलाते रहते हो कि भाई समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो फटाफट से टेस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। एक थोड़ा सा थॉरो रिवीजन हो जाएगा तुम्हारे उन 2-3 टॉपिक्स का। ठीक है भाई, चलो सभी को नमस्कार। अरे खुद की क्लास मतलब स्टैटिक जीके की हमारी जो 9 बजे वाली क्लास थी वो कैंसिल करनी पड़ी इंटरनेट नहीं होने की वजह से। इंटरनेट ने दिक्कत दे दी। ठीक है, अबे खुद क्यों पढ़ूंगा, मतलब वैसे पढ़ता रहता हूं पर ऐसे क्लास नहीं लेता हूं। ठीक है, चलो भाई देखो, तो पॉलिटी का टेस्ट डिस्कशन। और डिस्कशन से पहले मैं एक बार जल्दी से बता दूं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली एटीएम में आ गए हैं बिना थ्योरी पढ़े, थ्योरी पढ़ रखी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर अगर बिना थ्योरी डिटेल में कवर किए अगर आप यहां पर हो तो एटीएम का बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलने वाला। क्वेश्चंस की भली प्रैक्टिस हो जाएगी पर उस प्रैक्टिस को, उन क्वेश्चंस के कंटेंट को बहुत लंबे टाइम तक बेटा दिमाग में रिटेन नहीं कर पाओगे। तो जिन्होंने भी अभी तक फाउंडेशन बैच नहीं लिया है, थ्योरी नहीं पढ़ी है, कहीं से भी पढ़ो, यहां से भी नहीं पढ़ रहे तो कहीं से और से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर थ्योरी पढ़ के एटीएम बैच लगाना भाई, पढ़ के एटीएम बैच लगाना। अदरवाइज एटीएम का कोई मतलब नहीं है। एटीएम का मतलब ही एवरेज टू मास्टर्स है, यानी जो लोग एवरेज हैं, जिनकी थोड़ी बहुत थ्योरी अच्छे से हो रखी है, वो यहां पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर थ्योरी बढ़िया से नहीं हो रखी तो पहले थ्योरी कर लो बहुत शानदार तरीके से और उसके बाद फिर एटीएम बैच में एनरोल हो जाओ। और जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है वो तो सही जगह पर है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which article of the Indian Constitution is related with the executive power of the Union? ये मैंने तुम्हें प्रैक्टिस के टाइम पर भी बताया था और कल टेस्ट में भी दिया। तो भैया बताओ जल्दी से बताओ। शाबाश, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 सही आंसर है। और मैंने तुम्हें उस टाइम पे भी बताया था कि आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग यूनियन की, यानी केंद्र की सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स, सभी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, सभी कार्यपालिका संबंधी पावर्स या शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं। और यह जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रपति के पास है तो राष्ट्रपति ही इस्तेमाल करें, उनका सबऑर्डिनेट इस्तेमाल कर सकता है, यानी प्राइम मिनिस्टर उनकी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, पर बिल फटता है प्रेसिडेंट के ही नाम पर, याद रखना। तो याद रखो बेटा, यूनियन की यानी केंद्र की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, वो सब राष्ट्रपति के पास होती हैं। समझ में आया? वो सब राष्ट्रपति के पास होती हैं। और एक चीज और अपने दिमाग में बिठा लो कि जब मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव बोलता हूं यानी केंद्रीय कार्यपालिका बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग होते हैं, ध्यान से देखो बेटा। यूनियन एग्जीक्यूटिव में बच्चों एक तो होते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। एक होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। फिर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। फिर होती है उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद। और फिर होते हैं भैया यहां पर, फिर होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। तो ये सभी लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव है। और सबसे बड़ी पोस्ट पर कौन है यूनियन एग्जीक्यूटिव में? प्रेसिडेंट। तो इन्हीं के पास सारी की सारी पावर्स है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 52 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। जो आर्टिकल्स तो मैं बता रहा हूं वो आर्टिकल्स अच्छे से याद कर लो। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, या आर्टिकल 52 में है, ठीक है। उसके बाद 53 में तो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात है, तो ये हो गया। 54 में है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव, वो 54 में है। और 55 में है कि वो चुनाव किस मेथड से होगा। तो तुम सब जानते हो मेथड या मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आप सब जानते हो बेटा। वो मैनर, वो तरीका कौन सा है? मैंने तरीका कई बार बता दिया, बताना जरा जल्दी से बताओ कि कौन सा वो तरीका है जिसके थ्रू राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। जल्दी बताओ क्या बताया था मैंने? बहुत बढ़िया सुब्रत, बहुत बढ़िया बेटा। शाबाश। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बताया था ना, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। उम्मीद करता हूं बेटा आप सभी को समझ में आ रहा होगा। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, है ना भाई? एकल मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है भाई, चलो फिर 55 के बाद फिर 56 भी याद रखो भाई। 56 में क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस की कितने कार्य, मतलब इनका जो कार्यकाल है वो कितने समय के लिए? 5 साल के लिए जनरली, बाकी उससे पहले कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। तो टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस। और फिर याद रखो 50 नहीं, फिर याद रखो सीधे 60, इसमें है ओथ कि इनको शपथ कौन दिलवाता है, ओथ इनकी शपथ है। और 61 में है इनका इंपीचमेंट, महाभियोग, कि अगर इनको पद से निकालना हो तो कैसे निकाला जाए, इंपीचमेंट यानी कि महाभियोग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल से बेटा पहले भी बताए थे, अब फिर बता रहा हूं, तो ये अच्छे से याद कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान करता है? अभी बताए हैं लपट झंडे श्लोक, अभी बताए हैं, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। 61 बिल्कुल। तो आर्टिकल 61 ये इंपीचमेंट के बारे में बात करता है। मैं एक बार इंपीचमेंट का प्रोसेस बता दूं तुम्हें, अच्छा मजा आ जाएगा, एक बार सुन लो। ठीक है, ध्यान से देखो। इंपीचमेंट का प्रोसेस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाला सवाल आ गया एनटीपीसी में, और जो कि अब आ रहे हैं, थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, तो बेटा खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। पता चला कि इनमें से कौन सा कथन, ऐसे बोल देंगे, इनमें से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट राष्ट्रपति के इंपीचमेंट से संबंधित है। या तो ये पूछ लेंगे, या फिर पूछ लेंगे इनमें से कौन सा कथन जो कि राष्ट्रपति की इंपीचमेंट से संबंधित है सही है या गलत है। तो जब तक प्रोसेस नहीं मालूम तो साला कथन गलत है कि सही है कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। नहीं भाई, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। चलो तो ध्यान से देखो। अरे हम हरीश भैया की जो घर में शादी है उसमें इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारा खुद का बचपन का दोस्त आया हुआ है। 8वीं क्लास से हमारा चड्डी बड़ी है, वो आया हुआ है घर पे, वो और उनकी वाइफ आई हुई है। तो पहले ही प्लान बन गया था और हरीश सर ने थोड़ा लेट बताया, तो फिर अब दिक्कत ये हो गई है। पर हमारी क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। और ये सब बातें साला खुद भी करते रहते हो, मेरे से भी करवाते रहते हो।
तुम साला क्या मेरे घर की बातों में घुस रहे हो तुम तो। सालो मुंडी मरोड़ दूंगा तुम्हारी, इधर देखो ध्यान से। हाँ, ऐसे बात करते जैसे तो। और भाई भवानी भाई कैसे हो भाई? और भवानी भाई शादी में नहीं जा रहे हो क्या भवानी भाई? सालो देखो इधर पे आर्टिकल 61 इंपीचमेंट। ज्यादा फ्रैंक हो रहे हो सालो, छेद दिए जाओगे भाई। इंपीचमेंट, महाभियोग। चलो भाई ध्यान से देखो, पढ़ाई पर फोकस करो, अभी एग्जाम आ रहा है ससुरा। देखो इंपीचमेंट या महाभियोग होता क्या बच्चों, देखो ध्यान से। इंपीचमेंट वाला देखो इधर पे, इंपीचमेंट या महाभियोग का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी को उसके औपचारिक पद से निकालना। कोई किसी पद पर बैठा हुआ है, किसी पोस्ट पर बैठा हुआ है, अगर उसे उसके पद से निकाल दिया जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंपीचमेंट या महाभियोग। ठीक है भाई, चलो ध्यान से देखो। मैम के बारे में बताइए। अब मैम को अभी हम खुद भी समझ रहे हैं, ठीक है, अभी मैम के बारे में हम खुद नहीं जानते हैं, बस रहते हैं साथ में। मैम के बारे में बताइए। देखो इधर पे इंपीचमेंट, तो बेसिक बात यह है कि राष्ट्रपति को इंपीच कब किया जाता है, पहले तो यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को इंपीच कब किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो सीन ऐसा है कि राष्ट्रपति को सिर्फ एक कंडीशन में इंपीच किया जा सकता है। अरे जुबान तो लगी यार। देखो भाई आज तुम लोग पनौती हो यार, आज तुम लोग पनौती, साला पढ़ाने नहीं दे रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं एक्स्ट्रा टाइम ले जाऊंगा, फिर तुम बोलोगे अरे सर हमारी क्लास छूट रही है, सर हमारी क्लास छूट रही है, ये मत करना फिर। हाँ, मैं एक्स्ट्रा टाइम ले जाऊंगा। देखो इधर पे मैं बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति को सिर्फ एक कंडीशन में इंपीच किया जा सकता है कि अगर वो संविधान का उल्लंघन कर दें। ठीक है, राष्ट्रपति को इंपीच सिर्फ एक कंडीशन पे किया जा सकता है। इंपीच एक कंडीशन पे किया जा सकता है, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो संविधान का उल्लंघन कर दें। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो एक यही कंडीशन है, उसके अलावा कोई और कंडीशन है ही नहीं। तो राष्ट्रपति को इंपीच एक कंडीशन पे किया जा सकता है, संविधान के उल्लंघन पर। संविधान के उल्लंघन पर, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। राष्ट्रपति को इंपीच एक कंडीशन पे किया जा सकता है, संविधान के उल्लंघन पर। और अब बात यह है कि इनके इंपीचमेंट का जो रेजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव है, वो कोई भी हाउस लेके आ सकता है। मान लो राज्यसभा वालों को लग रहा है कि यार ये जो राष्ट्रपति बढ़िया आदमी नहीं है, ये गड़बड़ कर रहा है भाई, ये संविधान के साथ गड़बड़ कर रहा है। अगर मान लो राज्यसभा को ऐसा लग रहा है तो राज्यसभा में रेजोल्यूशन आ जाएगा, यानी इनको निकालने का प्रस्ताव आ जाएगा। अगर लोकसभा वालों को लग रहा है कि यार ये बंदा ठीक नहीं है भाई, ये जो राष्ट्रपति है ये ठीक नहीं है, तो लोकसभा वाले ले आएंगे। मतलब किसी भी हाउस में इनको निकालने का जो प्रस्ताव है पहली बार आ सकता है, किसी भी हाउस में। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। हाँ तो अबे मर्डर कर दिया तो वो संविधान का उल्लंघन है ना, मतलब संविधान का उल्लंघन ही तो है भाई। राष्ट्रपति को मर्डर करना अलाउड नहीं है, तो अगर वो मर्डर कर रहे तो मतलब संविधान का उल्लंघन है। मतलब कोई भी उल्टा कर्म जो राष्ट्रपति करेंगे वो उल्लंघन ही होगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। ठीक है बेटा, चलो। तो संविधान के उल्लंघन पर बात यह है कि इंपीचमेंट का रेजोल्यूशन, इंपीचमेंट का प्रस्ताव, ध्यान से देखो बेटा, इंपीचमेंट का प्रस्ताव किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। किसी भी सदन में, यानी किसी भी हाउस में, किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पर एक चीज याद रखना बेटा, जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो प्रस्ताव कि भैया हमें तो ये राष्ट्रपति नहीं चाहिए, मान लो राज्यसभा वाले बोल रहे हैं कि हमें तो ये राष्ट्रपति नहीं चाहिए, तो वो प्रस्ताव आगे तभी बढ़ेगा जब सदन के कम से कम 25% लोग,
यानी 1/4 लोग ये बोलेंगे हाँ भाई राष्ट्रपति हमें नहीं चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेगा प्रोसेस। अगर मान लो 245 लोग हैं, 245 लोग हैं, मात्र 5 लोग बोल रहे हैं कि यार ये हमें राष्ट्रपति नहीं चाहिए, तो फिर उससे कोई बात नहीं बनेगी। कम से कम 25% लोगों को हां बोलनी पड़ेगी, यार हाँ ये राष्ट्रपति गड़बड़ है, हमें ये नहीं चाहिए। तो याद रखना, इंपीचमेंट का प्रस्ताव किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस हो सकता है। जिस भी सदन में इंट्रोड्यूस होगा, ध्यान से देखो, जिस भी सदन में इंट्रोड्यूस होगा वहां कम से कम यानी एटलीस्ट कम से कम 25%, ध्यान से देखो बेटा, 25% मेंबर्स इसे सपोर्ट करें, तब ये आगे बढ़ेगा। इसे सपोर्ट करें तब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं भैया? सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, चिलगो दो, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। इतना क्लियर है कि कहां इंट्रोड्यूस हो सकता है, और जब भी कोई हाउस इंट्रोड्यूस करेगा तो जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उसका कम से कम 25% उसको सपोर्ट करे। अब जैसे लोकसभा में 543 है, अगर 25% वहां पे सपोर्ट करते हैं तो आगे बढ़ेगा प्रस्ताव, या जैसे राज्यसभा में 245 है तो वहां पे 25% सपोर्ट करे तब आगे बढ़ेगा। अब मान लो जिस भी हाउस ने इंट्रोड्यूस किया, वहां पे 25% लोगों ने सपोर्ट भी कर दिया। अब जैसी मान लो लोकसभा ने पहले कर दिया, लोकसभा ने 25% लोगों ने भी सपोर्ट कर दिया कि भाई ये राष्ट्रपति ढंग के नहीं है, तो अब राष्ट्रपति के पास जाएगा 14 दिन का नोटिस पीरियड। ठीक है, तो मान लो जो भी सदन पहले प्रस्ताव लाता है, अब मान लो जो भी सदन पहले प्रस्ताव लाता है वह 14 दिन का नोटिस पीरियड देता है, 14 डेज का नोटिस पीरियड देगा। अब तो भाई प्रस्ताव आगे बढ़ गया, सपोर्ट मिल गया, तो अब 14 दिन का नोटिस पीरियड गया राष्ट्रपति के पास कि आप डिफेंड करो कि क्यों आपको हम आपके पद से ना निकालें। 14 दिन का टाइम है आपके पास, बताओ कि क्यों ना निकाला जाए आपको। तो 14 डेज का नोटिस पीरियड मिलता है। देखो, तो जो भी सदन पहले प्रस्ताव लाता है वह 14 दिन का नोटिस पीरियड देता है राष्ट्रपति को। क्यों? खुद को डिफेंड करने के लिए, कि भैया मुझसे गलती हो गई, या तो वो मानेंगे नहीं, या मानेंगे तो माफी मांगेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई भैया मेरे मुंह से निकल गई, चलो मेरे घर चलो। सुना है वो वाली रील, देखिए? हाँ बिल्कुल चलेगा। त्रिपन्ना स्पेशल मेजॉरिटी ही आएगी, अभी आएगी। देखो अभी तो 14 डेज का नोटिस गया है, ठीक है, अभी 14 डेज का नोटिस गया है। हाँ, तो जो भी सदन पहले प्रस्ताव लाता है वो 14 दिन का नोटिस पीरियड देता है राष्ट्रपति को खुद को डिफेंड करने के लिए। सर आप अपने आप को डिफेंड कर लो, यू एक्सप्लेन अस दैट व्हाई शुड वी नॉट रिमूव यू, क्यों हम आपको ना निकालें। ठीक है भाई, आप ध्यान से देखो, तो राष्ट्रपति को खुद को डिफेंड करने के लिए 14 दिन का नोटिस पीरियड दे दिया। अब सीन भाई ये है कि 14 दिन के नोटिस पीरियड में अगर राष्ट्रपति ने खुद को डिफेंड कर लिया और हाउस जो है सेटिस्फाई हो जाता है, लोकसभा मान लो सेटिस्फाई हो जाता है, हाँ यार बात तो सही है, चचा बोल तो सही रहे, ठीक है माफ कर देते हैं, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। अगर हाउस सेटिस्फाई हो गया कि यार ठीक है राष्ट्रपति ने बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है, बढ़िया जस्टिफिकेशन दिया है, एंड वी शुड नॉट रिमूव हिम, तो हमें इंपीच नहीं करना चाहिए, रिमूव नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं करेंगे। पर अगर हाउस सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो भाई सीन क्या है? अगर हाउस सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अब 2/3 मेजॉरिटी से लोकसभा, यानी मान लो लोकसभा ने पहले किया, ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, तो लोकसभा अब जब सेटिस्फाई नहीं हुआ 14 दिन बाद, तो लोकसभा 2/3 मेजॉरिटी यानी स्पेशल मेजॉरिटी से राष्ट्रपति को निकाल देगा। मतलब एक हाउस से तो निकल गए। तो अब ये मान के चलो कि अगर यहां पर लोकसभा सेटिस्फाई हो गया तब तो मामला खत्म। यदि, अब यहां पर देखो मैं लिख देता हूं,
यदि यदि रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने वाला हाउस, मैं लोकसभा नहीं लिख रहा हूं, यदि रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने वाला हाउस यदि रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने वाला हाउस सेटिस्फाई नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है। पर मुझे एक बात बताओ, आज आज तुम्हारी क्लासेस चल रही है कि नहीं, मतलब बाकी टीचर्स की, साहिल सर, आकाश सर की क्लासेस हैं कि नहीं है, बताओ जरा। क्लासेस चल रही है ना? हाँ ठीक है ठीक है। साहिल सर का ऑफ है सर, आज क्लास नहीं हो रही थी, ओनली साइंस की क्लास नहीं है, कल होंगी, कल का क्या सीन है? चल रही है, ठीक है। साहिल सर, आकाश सर की हुई है, ओके ओके। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। चलो भाई इधर देखो ध्यान से। तो यदि रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने वाला हाउस सेटिस्फाई नहीं होता तो 2/3 मेजॉरिटी से, यानी उस सदन के 2/3 लोग 2/3 मेजॉरिटी से प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, प्रस्ताव को पारित कर देता है। इसका मतलब है कि एक हाउस ने तो राष्ट्रपति को निकाल दिया, पर एक हाउस के निकालने से नहीं ना चलेगा बाबू, एक हाउस के निकालने से नहीं चलेगा, दूसरे को भी निकालना पड़ेगा। अब क्या होगा कि एक हाउस ने मानो लोकसभा ने निकाल दिया, अब यह रेजोल्यूशन जाएगा राज्यसभा के पास। नाउ दिस रेजोल्यूशन विल बी ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस विच इज राज्यसभा। लेट सपोज कि वो जो सेकंड हाउस है वो राज्यसभा है। अब सेकंड हाउस के पास, सेकंड हाउस क्या करेगा? सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा मामला। सेकंड हाउस के पास राइट है कि वो इन्वेस्टिगेट करे। सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा कि यार लोकसभा ने, यानी जो पहला जो सदन है, उसने क्या सच में जो आरोप लगाए वो सच में सही है कि नहीं है। क्या पता वो हाउस ही निकालना चाहता हो राष्ट्रपति को, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या सच में राष्ट्रपति की गलती है। तो सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा। इसीलिए सेकंड हाउस को हमेशा, जो भी सेकंड हाउस होगा, जो भी सेकंड हाउस होगा, मान लो राज्यसभा है, लोकसभा है, जो भी सेकंड हाउस होगा उसे इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बोलते हैं। इसी वजह से कि पहले वो इन्वेस्टिगेट करता है भाई, ऐसे पहले हाउस के डिसीजन पर नहीं जाएगा, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बोल देते हैं इसी चक्कर में सेकंड हाउस को। तो सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा और उसे इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बोलेंगे। अगर इन्वेस्टिगेट करते वक्त अगर राष्ट्रपति निर्दोष हैं तो मामला वहीं खत्म, वो इंपीच नहीं होंगे। पर अगर इन्वेस्टिगेट करने के बाद, ठीक है भाई ध्यान से देखो, इन्वेस्टिगेशन में, जांच में अगर राष्ट्रपति के ऊपर आरोप साबित हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन में अगर, इन्वेस्टिगेशन में यदि राष्ट्रपति की गलती है, राष्ट्रपति की गलती है तो होगा खेला। ठीक है भाई ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट हम यहां मार लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम यहां मार देते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, चौथा पॉइंट हमारा ये हो गया, पांचवा पॉइंट हमारा ये हो गया, और अब छठवां पॉइंट देखो। ये पॉइंट इसलिए लिख दिया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। छठवें पॉइंट में क्या होगा, ध्यान से देखो कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग हाउस ने इन्वेस्टिगेशन में यदि राष्ट्रपति की गलती पाई तो सेकंड हाउस भी, तो सेकंड हाउस भी, तो सेकंड हाउस भी 2/3 मेजॉरिटी यूज करके, तो सेकंड हाउस भी 2/3 मेजॉरिटी यूज करके राष्ट्रपति को इंपीच कर देगा। और जब दोनों ही हाउस कर देंगे तो खेला हो गया राष्ट्रपति का।
अब बताओ भाई, सबको समझ में आया कि नहीं? यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। अभी तो पता नहीं 2 हुए कि 3 हुए, मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, जल्दी बताओ। आज मैं ये थोड़ा प्रोसेस बताने लग गया तो टाइम लग रहा है इसमें। सबको समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता तो चली गया आर्टिकल 61 इंपीचमेंट। ठीक है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तुम सब जानते हो राष्ट्रपति जो हैं किसके सामने अपनी शपथ लेते हैं? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलवाते हैं, शपथ कौन दिलवाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है भाई, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलवाते हैं। और शपथ की बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 में ओथ की बात की हुई है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो शपथ दिलवाते हैं। पर अगर इफ सीजेआई इज एब्सेंट, अगर वो उस दिन एब्सेंट है तो, अगर वो एब्सेंट है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज शपथ दिलवाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, और सीनियर मोस्ट मतलब एज में नहीं कि किसी बूढ़े जज को ले आए। सीनियर मोस्ट जज का मतलब है कि जो सर्विस में सीनियर हो। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को, तो इफ सीजीआई इज एब्सेंट तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज शपथ दिलवाएंगे, शपथ दिलवाएंगे। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा यहां पर ओथ। तो याद रखना बेटा आंसर क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया? भाई देखो संविधान में जो संवैधानिक पोस्ट्स हैं, संवैधानिक पद हैं, उनका एक ऑर्डर है। संविधान में संवैधानिक पदों का एक क्रम है, संवैधानिक पदों का क्रम है। तो देखो संविधान में संवैधानिक पदों का क्रम, तो मैं टॉप 4 बताता हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स का अपना एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, शायद यही है शब्द, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में यानी कि इस क्रम में सबसे ऊपर आएंगे राष्ट्रपति पहले नंबर पे, जो यानी देखो संविधान में जो सबसे ऊंची पद है, सबसे ऊंची पोस्ट है, वो है बच्चों, वो है अपनी राष्ट्रपति। इनसे ऊपर भारत में कोई नहीं। ठीक है, संविधान का सबसे ऊंचा पद है, बिल्कुल। ठीक है, दूसरा उपराष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, और चौथा है राज्यों के गवर्नर, राज्यों के राज्यपाल या राज्यों के गवर्नर। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे कौन है? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स आप सबको मालूम है 63 से 73 तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजंस ऑन एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया इज टेकन बाय। भारत में यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद को सुलझाने की बात आए तो सुलझाएगा कौन? याद रखो, अगर भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है, कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और यह भी याद रखना सेम केस है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी कोई गड़बड़ी होती है तो सुप्रीम कोर्ट ही उस मामले को सुलझाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को सुलझाएगा। तो ये तो हमें मालूम है, चलो ठीक है।
व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? सब जानते हो भाई कि टेन्योर कितना है? 5 इयर्स। टेन्योर कितना है वाइस प्रेसिडेंट का? 5 इयर्स। और अभी चलो मुझे जल्दी से बताओ, एज ऑफ 15th of November 2024, who is the current vice president of India? बताओ भैया, कौन है अभी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के? बताओ बे, जल्दी बताओ। जगदीप धनखड़। बहुत बढ़िया। जगदीप, जगदीश नहीं भाई, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने पहले भी एक ये फैक्ट बताया था कि जगदीप धनखड़ साहब हमारे देश के 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं। 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं और 2022 से हैं। 2022 से 2027 तक ये रहेंगे, है ना। आगे भी रहे तो अलग बात है, पर हाँ 5 साल का जो टेन्योर है वो 2022 से 2027 तक है। ठीक है भाई, तो 5 साल का टेन्योर होता है वाइस प्रेसिडेंट का, 5 वर्ष का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, खेला आगे बढ़ाया जाए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स सेज दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? भाई तुम सब जानते हो यार, अपने इधर ना डेमोक्रेसी है ना। अपने इधर क्या है भाई लोग? अपने इधर डेमोक्रेसी है, अपने यहां पर लोकतंत्र है ना। अपने यहां पर लोकतंत्र है, अपने यहां पर डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसका मतलब यह है कि लोगों के पास अपने प्रतिनिधियों को चुनने का पूरा पूरा अधिकार है, वो भी डायरेक्टली। अपने ही बीच में से हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं कि जाबे हमारे ऊपर शासन करो, बढ़िया से कर। 5 साल का टाइम दिया, अगर 5 साल में उसने ढंग से शासन नहीं किया, चल बे तू निकल, पहली फुर्सत में निकल, अब दूसरा कोई आएगा। ठीक है, तो यानी बेसिक बात क्या है, लोकतंत्र में लोगों के पास अपने शासक चुनने का अधिकार है। समझ रहे हो भाई? अपने शासक चुनने का अधिकार है लोगों के पास, अपने शासक या अपने प्रतिनिधि, अपने शासक या अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इलेक्शंस होते ही हैं, हर 5 साल में होते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो लोगों के पास अपने शासक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, यही तो लोकतंत्र है। और ये इसीलिए है क्योंकि हमारे यहां पर ब्रिटेन से ली गई एक खास बात है। आप सब जानते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप, जिसमें हम हमारे प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजते हैं। ठीक है भाई, चलो इतना समझ में आया? बिल्कुल। गीतांजलि बाबू, बहुत ज्यादा जल्दी है का बेटा? यही पेस रहेगा यार अपना। ठीक है, और अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन से हो जाएंगे जल्दी। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि पार्लियामेंट यानी संसद का मतलब क्या है। मैंने तुम्हें बताया था कि पार्ट 5 में, भाग 5 में, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, ये पार्ट 5 है ना। 52 से 151 ये पार्ट 5 है। इसके अंदर आर्टिकल 79 से 122 के बीच में पार्लियामेंट है। यहां पे क्या है बच्चों? पार्लियामेंट। और मैंने तुम्हें यह भी बताया कि संसद को डिफाइन कहां किया हुआ है, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट का मतलब है, संसद का मतलब है 2 हाउस और एक राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। मैंने बताया था तुम लोगों को, पहले भी बताया, तो तभी तो टेस्ट में दिया। तो लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं और हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। और राष्ट्रपति तो इंटीग्रल पार्ट है ही, क्योंकि कोई बिल अगर इन 2 हाउसेस से पास हो रहा है और राष्ट्रपति उसे पास नहीं कर रहे, तो मतलब वो ससुरा बिल कभी लॉ बन ही नहीं पाएगा। पर अगर कोई बिल इन दोनों हाउसेस से पास हो गया और राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी, अपनी एसेंट दे दी, तो मतलब वो बिल कानून बन जाएगा। तो पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना बेटा। तो कहां पे? यहां पे देखो, यहां पे ये रहा डी,
प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी ऑफ। ये तो हमने पार्लियामेंट के दोनों क्लासेस में पढ़ा है, बताओ जल्दी से। मैंने तुम्हें बताया था दो कॉन्सिक्यूटिव सेशंस के बीच में, भाई पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, 3 सेशंस होते हैं। बजट सेशन जनवरी एंड से मई तक, मॉनसून सेशन जुलाई अगस्त, विंटर सेशन मिड नवंबर से मिड दिसंबर, और 2 कॉन्सिक्यूटिव सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और अगर 6 महीने का गैप आ गया तो मतलब साल में उस साल 2 ही सेशन हो पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 6 मंथ्स। तो ये हम तो 2 बार डिस्कस कर चुके थे, यहां पे दोबारा से बहुत लिख लिख के डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। आफ्टर पासिंग अ मनी बिल इन द लोकसभा, द राज्यसभा कैन रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी डेज। ये भी हम 2 बार कर चुके हैं, तो मैं बस एक बार वर्बली बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम सबको ये सवाल का जवाब मालूम है। लोकसभा में धन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा को वापस कर सकती है? तुम सब जानते हो, आंसर इज 14। आंसर इज 14। पर मैं एक बार वर्बल एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 बार क्लास में कवर कर चुके हैं। तो आप सब जानते हैं कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। जब उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो राष्ट्रपति से परमिशन ले लिया जाती है, और इसको इंट्रोड्यूस कोई मिनिस्टर ही करता है। इसी वजह से इसे कई बार गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं। जब इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा के स्पीकर वेरीफाई करते हैं कि भैया ये सच में मनी बिल है कि नहीं। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये मनी बिल नहीं है, तो नोबडी कैन क्वेश्चन हिम इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। उन्हें कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ना राष्ट्रपति पूछ सकते, ना प्रेसिडेंट, मतलब ना वाइस प्रेसिडेंट पूछ सकते, ना प्राइम मिनिस्टर पूछ सकते, कोई उन्हें नहीं पूछ सकता। सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछ सकता कि आपने मना क्यों किया, क्योंकि फाइनल डिसीजन, अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर का है। और अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है ये मनी बिल है, तो उसके बाद लोकसभा उस बिल को पास करेगी, वो राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा के पास आप सबको मालूम है 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो उस बिल को वैसे के वैसे ही असेंट दे दे, पास कर दे, या फिर अपनी रिकमेंडेशंस दे। रिकमेंडेशंस लोकसभा को पसंद आती तो ठीक है, और नहीं आती तो नहीं आती, ठीक है। और तीसरा यह कि वो विदहोल्ड कर सकता है उस बिल को, पर 14 ही दिन के लिए। राज्यसभा विदहोल्ड कर सकती है 14 दिन के ही लिए, और 14 दिन अगर हो गए, 14 दिन के अंदर उसने रिएक्ट कर दिया, जवाब दे दिया, तब तो ठीक है। पर अगर 14 दिन हो गए तो 14 दिन के बाद ये मान लिया जाएगा कि भैया राज्यसभा ने भी उसी तरीके से पास कर दिया जैसे लोकसभा ने पास किया, और फिर लोकसभा उस बिल को भेज देती है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास भी 2 ही ऑप्शन है, या तो अपनी असेंट देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हीं की परमिशन से आया है, तो रिजेक्ट क्यों करना चाहिए, और बाकी अपनी असेंट तो दे ही देते हैं और ये बिल बन जाता है लॉ। और मैंने तुम्हें बताया था मनी बिल का जो आर्टिकल है वो याद रखना, 110, आर्टिकल 110 में मनी बिल को डिफाइन किया हुआ है। तो 14 दिन के लिए ही ये विदहोल्ड कर सकती है। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ। राज्यसभा के सदस्य कब तक के लिए चुने जाते हैं? मैंने बताया था कि राज्यसभा का अपना कोई टेन्योर नहीं है। जैसे लोकसभा का टेन्योर है 5 साल, तो लोकसभा के मेंबर्स का टेन्योर भी 5 साल, पर राज्यसभा का अपना कोई टेन्योर नहीं है। इट इज अ परमानेंट हाउस, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। और इसी वजह से, क्योंकि यह भंग नहीं किया जा सकता, ये इसी वजह से उच्च सदन है, अपर हाउस कहा जाता है। यहां पर यह अपर है भाई, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन का सब्जेक्ट ही नहीं है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। पर हां, जितने भी मेंबर्स यानी 245 मेंबर जो राज्यसभा में आ रहे हैं, उनका टेन्योर 6 साल का होता है। उनका टेन्योर 6 साल का होता है। राज्यसभा मेंबर्स का टेन्योर 6 साल का होता है, लोकसभा का 5 साल होता है। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, पर 1/3 मेंबर्स हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। बस इसके बाद एक आधा क्वेश्चन और है, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। पर ये वो 1/3 मेंबर्स हैं जिनके 6 साल पूरे हो गए। ऐसा नहीं कि बस 2 साल में उनके टेन्योर में भगा दिया उन्हें। जिनके 6 साल पूरे हो गए वो 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं हर दूसरे साल में, और दूसरा साल खत्म होती तीसरा साल चालू हो जाता है। तो फिर देखो वेकेंट सीट्स पर यानी खाली सीट, अब जो लोग गए हैं, 1/3 का मतलब क्या हुआ भाई, 245 का 1/3 कितना हुआ, 81 लोग, ठीक है। तो 81 लोग जो है हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो दूसरे साल के बाद तीसरा साल जब शुरू में आता है तो शुरुआत में ही इलेक्शन हो जाते हैं,
उन 81 लोगों पे और 81 लोग वापस आ जाते हैं। तो वेकेंट सीट्स को फिल करने के लिए, वापस से भरने के लिए, फिल करने के लिए फ्रेश इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा के, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, राज्यों के एमएलएज करते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। और याद रखना बेटा, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं और फ्रेश नॉमिनेशंस होते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि 81 में सारे इलेक्टेड गए, कुछ नॉमिनेटेड भी गए होंगे आर्ट साइंस वगैरह वाले फील्ड से, तो फ्रेश नॉमिनेशंस भी होते हैं। तो जो जहां से गया है उसके लिए फ्रेश इलेक्शन और नॉमिनेशन। तो वेकेंट सीट्स हो सकता है कि वो इलेक्शन वाली हो या नॉमिनेशन वाली हो, तो इसीलिए फ्रेश इलेक्शंस और फ्रेश नॉमिनेशंस होते हैं। तो वेकेंट सीट्स को फिल करने के लिए फ्रेश इलेक्शंस होते हैं और फ्रेश नॉमिनेशंस। उसके बाद जो लोग रिटायर होते हैं, ध्यान से देखो बेटा, और ये कब होता है, देखो ये कब होता है, रिटायर हो जाते हैं, वेकेंट सीट्स को फिल करने के फ्रेश इलेक्शंस होते हैं और फ्रेश नॉमिनेशंस थर्ड ईयर के शुरुआत में, तीसरे साल के शुरुआत में, थर्ड ईयर के शुरुआत में, ठीक है। तो जो लोग रिटायर होते हैं, अब तुम कहीं ये सोचो कि सर जो लोग रिटायर हो गए क्या वो दोबारा जा सकते हैं राज्यसभा में? कितनी भी बार जा सकते हैं, कितनी भी बार, शरीर में दम चाहिए। तो जो लोग रिटायर होते हैं, वो कितनी भी बार री इलेक्ट एंड रीनॉमिनेट हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो जो लोग रिटायर होते हैं वो कितनी भी बार री इलेक्ट और रीनॉमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो 6 साल का इनका टेन्योर होता है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू गेट मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा? कल हम लोगों ने शायद लोकसभा का पढ़ा था, मैं अब तुम्हें बता रहा हूं कि जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल की उम्र चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल की उम्र चाहिए, गवर्नर बनने के लिए 35 साल की उम्र चाहिए, गांव का सरपंच बनने के लिए कम से कम 21 साल चाहिए, लोकसभा में जाने के लिए कम से कम 25 साल चाहिए, वैसे ही राज्यसभा में जाने के लिए यू मस्ट बी 30 ईयर्स ओल्ड, यू मस्ट बी 30 ईयर्स ओल्ड। सो पहली तो ये होगी कि यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, एंड सेकेंडली यू मस्ट बी 30 ईयर्स ओल्ड, यू मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। तो बेटा याद रखना, 30 साल की उम्र होनी चाहिए और भारत देश के नागरिक होने चाहिए आप। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। तो अगर जिसको भी डिटेल में यह सारी चीजें पढ़नी है फाउंडेशन बैच में, वो फाउंडेशन बैच ले सकता है और जबरदस्त सिलेक्शन वाली तैयारी हमारे साथ कर सकता है। आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है बच्चों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 10 मिनट में, यानी 5:15 पे ज्योग्राफी की क्लास में, जहां पे हम लक्षद्वीप आइलैंड्स को कवर करने वाले हैं। चलो।